में पूछेंगे वहां पर कि बिहार के मुखिया बताएं और बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो बताएं और श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारी बताएं कि उनके घर में अगर कोई कुत्ता भी है, उस कुत्ते का पेट भी 1500 रुपया में पलता है क्या? और अगर एक कुत्ते का भी पेट आप 1500 में नहीं पाल सकते तो इंसान का परिवार कैसे पलता होगा, आप हमको बतला दें। तो बहुत बड़ा संदेश गया कि नहीं, बिना पैसा वाला व्यक्ति भी चुनाव जीत सकता है। वास्तविक लोकतंत्र को आपने स्थापित किया है। स्नातक की योग्यता है उनके लिए स्नातक रोजगार गारंटी योजना लागू कराना है। इस देश में जो मजदूर हैं, जो अकुशल मजदूर हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, बेहुनर हैं, ऐसे मजदूरों के लिए भी सरकार ने रोजगार गारंटी योजना बनाई है कि ऐसे लोगों के भी रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करती है हमारी सरकार। अनपढ़, अकुशल, अशिक्षित अगर मजदूर भी है तो साल में कम से कम 200 दिनों के रोजगार की गारंटी है। और जो व्यक्ति बीए पास कर लिया, जिसको आपने डिग्री दी और एकमात्र डिग्री है स्नातक प्रतिष्ठा की, जिसमें स्नातक के साथ प्रतिष्ठा जैसा शब्द जुड़ा हुआ है, आपने सर्टिफिकेट देकर अवार्ड किया कि अब आप प्रतिष्ठित हो गए, तो जिसे आपने प्रतिष्ठा की डिग्री दी उसके लिए लोग बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं और जो अनपढ़ अशिक्षित मजदूर है उसके लिए रोजगार गारंटी की बात करते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ हो नहीं सकती। विभिन्न जिलों से उपस्थित हमारे तमाम संगठन के संघर्ष के साथी, उपस्थित गुरुजन साथी, इस कार्यक्रम के आयोजक संजीव भैया और सुकंठ गायक भाई प्रेम रंजन जी, गौतम बिहारी जी, प्रदीप भाई, सभी साथी, अंजय भाई, शिवाजी, आप सभी की उपस्थिति को मैं पहले प्रणाम करता हूं। अभिनंदन समारोह है। यह अभिनंदन एक व्यक्ति का अभिनंदन नहीं। अगर कोई यह सोचता है कि वंशीधर ब्रजवासी की जीत एक व्यक्ति विशेष की जीत है तो मैं समझता हूं यह उपयुक्त नहीं होगा। यह जीत तिरहुत नहीं, बिहार के कोने कोने में जो संघर्ष में विश्वास करने वाले जो भी लोग हैं, एक बच्चा से लेकर, एक किशोर से लेकर, एक नौजवान से लेकर बुजुर्ग तक जो संघर्ष में विश्वास करते हैं, उन सभी के विश्वास की जीत है, संघर्ष की जीत। अरे अभिनंदन संघर्ष का अभिनंदन है। आप इसको भाव रूप में समझिए, इसको संज्ञानात्मक रूप में समझना उचित नहीं होगा। और एक संदेश है, यह इस चुनाव का परिणाम एक संदेश है और इतना सुखद संदेश है। मैं तिरहुत के तमाम अपने मतदाता मालिकों को, उपस्थित आप तमाम गुरुजनों को, अपने बड़े भाइयों को, अपने अभिभावकों को मैं हृदय से कोटि कोटि इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने जो यह लकीर खींची है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपके चुनाव की चर्चा हो रही है और तिरहुत का गौरव आपने बढ़ा दिया। तिरहुत की जनता ने जो जनादेश दिया है, आज लोकतंत्र में जो गिरावट आई है, लोकतंत्र के अवमूल्यन के लगातार क्रमिक अवमूल्यन के बीच तिरहुत से एक सुखद संदेश गया है। पूरे हिंदुस्तान से लोग हमारे पास फोन कर रहे हैं। इतना बड़ा संदेश गया कि नहीं, बिना पैसा वाला व्यक्ति भी चुनाव जीत सकता है। वास्तविक लोकतंत्र को आपने स्थापित किया है। आपने यह सिद्ध किया है कि नहीं, संघर्ष में भी विश्वास करने वाले लोग हैं और संघर्ष करने वाला व्यक्ति भी संवैधानिक पदों पर चुनाव जीत करके आ सकता है। धन्ना सेठ ही केवल यहां पर नहीं आएंगे। यह तिरहुत के तमाम लोग और यहाँ खास करके संजीव भैया, उस समय चुनाव के दरमियान हम जब घूम रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, काफी आगे बढ़ के इन्होंने मदद किया है। हम तो गए थे संजय भैया के यहाँ भी, इनकी मैडम है, उनके स्कूल में भी गए थे, दिल खोलकर लोगों ने आशीर्वाद दिया है। और मैं समझता हूँ आज के डेट में जिस तरह से फोन आता है, थोड़ी देर पहले मैं गाड़ी में था, एक फोन आया और शिक्षक हमसे बात करते करते रोने लगा, भावुक हो गया। तो मैं समझता हूं कि जितने लोग हम दिल से हमसे जुड़े हैं, मुझे लगता है हिंदुस्तान में आज कोई नेता नहीं इतना सेंटिमेंटल कोई जुड़ा होगा। और बिहार में आज के डेट में कोई ऐसा नेता नहीं है जो हम जितनी सीधी लोगों से सीधे संपर्क में है, सीधा जुड़ाव हमारा है, इतना सीधा जुड़ाव आज बिहार में मुझे नहीं लगता किसी नेता से लोग जुड़े होंगे। लोग आते हैं हमारे यहाँ। आज सुबह में लगभग 500 लोगों को अपने हाथ से मिठाई खिला करके मैं विदा किया हूँ अपने घर से, और अभी भी कुछ लोग होंगे, लोग आ रहे। मैंने कहा कि चलिए यहीं पर मुलाकात हो जाएगी। देखिए ऐसा है, आप सभी का जो स्नेह है, प्रेम है, बस यही स्नेह प्रेम बनाए रखिए। हम क्या करेंगे वह वक्त बताएगा। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमने जो कहा है चुनाव के समय में, जो जो बातें हमने कही है, इस देश के अंदर
यही विश्वास नहीं आप लोगों का बना रहा, आप यकीन मानिए पूरे हिंदुस्तान में राजनीति का एक नया अध्याय शुरू होगा। हमें कोई बिजनेस व्यापार नहीं करना है, मुझे कोई होटल और मॉल नहीं चलाना है, मैं कोई राजनीतिक व्यापारी नहीं हूं, लेकिन लोकतंत्र की जो वास्तविक अवधारणा है उस अवधारणा को हम सच्चे रूपों में चरितार्थ करेंगे। और इसके लिए दूरगामी बहुत सारी चीजें हैं हम लोग के मन मस्तिष्क में, उस पर काम करना है। और अब तो खरमास शुरू हो गया है, खरमास खत्म होने दीजिए, इस बीच में हम लोग इंटरनल कुछ कुछ काम कर रहे हैं। बिहार में जो पारंपरिक राजनीति करने वाले जो नेता हैं आज के डेट में अब कोई पसंद इन लोगों को नहीं कर रहा। अब मजबूरी है, लोगों की मजबूरी है कि जो दो धारा है, कभी ये विपक्ष में है, कभी वो सत्ता पक्ष में है, कभी वो सत्ता पक्ष में है, कभी ये विपक्ष में है, तो एक बीच में मुंह दुखता है, उसी के साथ कभी ई सट जाता है, कभी ऊ सट जाता है। और ऐसा मुंह दुस्सा बीच में एक पॉलिटिशियन है जो कभी इसको लाठी से पिटवाता है, कभी उसको लाठी से पिटवाता है, और लाठी से पिटा पिटा के सब भूल जाता है। तनिक में मलाई खाने के लिए फिर साथ आकर के फिर जयगान करना शुरू कर देता है। हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि आप किस पार्टी में जाइएगा, तो हम कहते हैं भैया आप एक सुझाव दे दीजिए जो पार्टी हमको झेल ले। अगर हमें बर्दाश्त कर ले कोई, ऐसी कोई पार्टी आपके नजर में कोई है तो बताइए, हम उसी पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन किसी पार्टी में रहने के लिए, किसी दल में रहने के लिए दिल की जगह दिमाग को फिट करना पड़ता है। बिहार की जो राजनीति है और देश की जो राजनीति है उसमें क्या है कि दिमाग को अपने दिल की जगह फिट कर दीजिए। दिल कह रहा है कि नहीं ये गलत है, और आपको उस दिमाग से, चूंकि आप किसी पार्टी विशेष में हैं तो पार्टी का लाइन लेना है। दिल कह रहा है ये गलत है, अब दिमाग से उसको जस्टिफाई कर करके और कहना होगा कि नहीं यह सही है। अब आप बताइए कि हमसे यह काम होगा? गलत को मैं गलत कहूंगा, सही को मैं सही कहूंगा। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, और जो तुझको पसंद है वही बात कहेंगे, हम कभी नहीं कहेंगे। ये हमसे नहीं है। जो सही है वह सही कहेंगे, जो गलत है वह गलत कहेंगे। और हम संघर्ष के रास्ते पर चले हैं, और संघर्ष हमारा वह समझ सकते हैं जो संघर्ष कभी किए हो। समाज में जो पेटवारवा जमात है, जो बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले लोग हैं जिन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया, उन्हें पता नहीं चलेगा। हम अमीरों की इमारतों में, अमीरों के महलों में बने टेरेस में लगे गमलों के फूल नहीं है, हम वह बनफूल है जो उससे जमीन में उड़ जाया करते। इसलिए आप विश्वास करिए, लोग कहते हैं कि नेता बदल जाता है। अगर कोई दैवी शक्ति भी हो जो कहे कि हम नेता को बदल देंगे, तो उस दैवी शक्ति को भी चुनौती है कि ब्रजवासी को बदल के बता दे। 1% भी बदलाव नहीं होगा। जिस रूप में आज से आप 20 साल पहले हमें देखे होंगे, जो मेरा उस समय व्यवहार रहा होगा वह कल भी था, आज भी और परसों भी रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। और जो संघर्ष का रास्ता है, इस संघर्ष के रास्ते पर हम चलेंगे। इसलिए क्योंकि जो सरकारें होती है, गांव में भेड़ी आप लोग देखे हैं, पहले गांव में लोगों को मुंह में निनाई हो जाता था, ऐसा कुछ इस तरह की कुछ बीमारी हो जाती थी, तो लोग कहता था कि भेड़ी का दूध पिला दो। तो भेड़ी जब गांव में जब आता था भेड़िहर लेकर के, तो उसका दूध दूहना इतना डिफिकल्ट होता था कि एक भेड़ी का अगर 2 चम्मच दूध दूहना हो तो 4 आदमी की जरूरत पड़ती थी। 4 आदमी 4 को टांग पकड़ता था, तब जाके उसको दूहता था तो 2 चम्मच दूध निकलता था। सरकार ऐसी ही है, इसको छान पछाट लगा के दूहना पड़ता है, तब जाकर के कुछ मिलता है। और इसके लिए संघर्ष की जरूरत पड़ती है। संघर्ष आप करेंगे, ये पेटवारवा जमात आपका दर्द नहीं समझ सकता है। ये जो ऊंची महलों में रहने वाले गोपाल सिंह नेपाली ने लिखा है कि तुमसा लहरों में बह लेता, मैं भी सत्ता गह लेता, ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता, दिल पे झुकती चली मगर आंसूवादी नमकीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। तो हम स्वाधीन कलम के पुजारी हैं। और एक बात समझिए, जो आपके बीच का है वही आपका दर्द समझ सकता है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, पति पत्नी का संबंध बड़ा निकटतम संबंध होता है, इससे ज्यादा क्लोज रिलेशन कोई हो नहीं सकता है। उस दोनों में से कोई एक बीमार पड़ जाए, मान लीजिए कि पति बीमार है, 104 डिग्री बुखार हो गया है, वह बुखार से तड़प रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, पूरे शरीर में जकड़न है, देह टूट रही है, काफी बेचैन है, परेशान है।
पत्नी आएगी, आपके दर्द को महसूस करेगी, माथे पर आपको ठंडा तेल लगा देगी, विक्स लगा देगी, आहा वो कर देगी। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो बेचैनी पति महसूस कर रहा है, चाह कर भी उस दर्द को उस रूप में वह पत्नी भी महसूस नहीं कर सकती। आपका दर्द वही व्यक्ति समझ सकता है जो आपके बीच का है, जो आपके बीच का नहीं है वो आपका दर्द नहीं समझ सकता है। हम चूंकि डाउन ट्रोडन के लोग हैं, हम जमीनी लोग हैं, हम ऐसे लोग नहीं है कि जनेरा के पत्ता और ऊख के पत्ता में अंतर हमको समझ में नहीं आता। हम बता दें कि ये जनेरा का पत्ता और ऊख का पत्ता है, हमको पता है। और संघर्ष के रास्ते पर चले हैं, रोजी रोटी की लड़ाई है, गरीबों की लड़ाई है। संघर्ष में जहां याद करिएगा, मैं मजबूती के साथ आपको खड़ा मिलूंगा। और तनिक भी मन में यह भाव नहीं रखिएगा कि हम लोग इस पार्टी में चले जाएंगे, किस नेता के साथ चले जाएंगे, यह सब नहीं होगा। आपकी लड़ाई है। हमने वादा किया है कि बिहार के जो भी स्नातक पास नौजवान हैं, उनके पास स्नातक की योग्यता है, उनके लिए स्नातक रोजगार गारंटी योजना लागू कराना है। इस देश में जो मजदूर हैं, जो अकुशल मजदूर हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, बेहुनर हैं, ऐसे मजदूरों के लिए भी सरकार ने रोजगार गारंटी योजना बनाई है कि ऐसे लोगों के भी रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करती है हमारी सरकार। अनपढ़, अकुशल, अशिक्षित अगर मजदूर भी है तो साल में कम से कम 200 दिनों के रोजगार की गारंटी है। और जो व्यक्ति बीए पास कर लिया, जिसको आपने डिग्री दी, और एकमात्र डिग्री है स्नातक प्रतिष्ठा की, जिसमें स्नातक के साथ प्रतिष्ठा जैसा शब्द जुड़ा हुआ है, आपने सर्टिफिकेट देकर अवार्ड किया कि अब आप प्रतिष्ठित हो गए, तो जिसे आपने प्रतिष्ठा की डिग्री दी, उसके लिए लोग बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं, और जो अनपढ़ अशिक्षित मजदूर है उसके लिए रोजगार गारंटी की बात करते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ हो नहीं सकती। क्या पढ़ना लिखना अपराध हो गया? वह नहीं पढ़ा होता तो उसके लिए रोजगार की गारंटी थी, और पढ़ लिख लिया तो उसके लिए बेरोजगारी भत्ता की बात है। तो पढ़ना लिखना तो उसके लिए अभिशाप हो गया। तो जिस देश के अंदर और जिस राज्य के अंदर राजनेताओं को इतनी समझ नहीं है, अधिकारियों को इतनी समझ नहीं है कि पढ़ा लिखा नहीं, अब एक मजदूर जाता है तो 500 रुपया से कम में कोई आज के डेट में लेबर काम नहीं कर रहा है, तो 30 दिन काम करेगा तो 15,000 का महीना, तो 15,000 का महीना एक अनपढ़ अंगूठा छाप व्यक्ति भी कमा ले रहा है। और जो बीए पास कर गया वह 8,000 10,000 रुपया की नौकरी करने के लिए जा रहा है। तो पढ़ना लिखना तो अभिशाप ही ना आपने बना दिया। इस पर गंभीरतापूर्वक सोचना होगा। और मैं जिस तरीके से अभी बोल रहा हूं, सदन के अंदर भी आप सुनेंगे, इसी मजबूती के साथ मैं बात वहां रखूंगा। और स्नातक रोजगार गारंटी योजना लागू कराना है कि अगर मजदूरों के रोजगार की गारंटी है तो पढ़े लिखे लोगों के लिए भी रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। अगर आपने प्रतिष्ठा की डिग्री दी है, प्रतिष्ठित घोषित किया है, तो प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने के लायक उसको रोजगार भी मिल जाना चाहिए, ताकि वह सम्मानजनक अपनी जिंदगी जी सके। नहीं तो बीए पास करके और हथियार लेकर रोड पर क्राइम करेगा। इसको लागू कराना है। हमारे यहाँ पर अधिवक्ता बैठे हुए हैं, संजय भैया। बगल के झारखंड में अधिवक्ताओं के लिए पेंशन लागू कर दिया गया है। बिहार के अंदर अधिवक्ताओं को भी पेंशन का लाभ दिलवाना है। इसके लिए लड़ाई होगी। जब झारखंड दे सकता है तो बिहार क्यों नहीं देगा? अधिवक्ताओं की लड़ाई बिल्कुल, इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। जितने भी संविदा कर्मी हैं, उन संविदा कर्मियों की लड़ाई लड़नी है। आप सोचिए, भ्रष्टाचार क्यों बढ़ता है? विभुक्षिता किम न करोति पापम। भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता है? जब पेट घटेगा, अभाव में इंसान का स्वभाव बदल जाता है। जब अभाव रहेगा तो उसका स्वभाव बदल ही जाएगा। जब रोटी का सवाल हो, वहां पर आदर्श की बात अच्छी नहीं लगती है। इसलिए आप 5,000 रुपया में मनरेगा के रोजगार सेवक को काम करा लीजिएगा, और 10,000 रुपया में आप इंदिरा आवास सहायक से काम लीजिएगा। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर से 10,000 12,000 में काम लीजिएगा, तो क्या करेगा? कुछ टेबल के ऊपर से, कुछ नीचा से, कुछ दाया से, कुछ बाया से लेवे करेगा, क्योंकि उसमें उसका पेट नहीं पड़ेगा। तो मैं सदन के अंदर जाकर इस बात को कहूंगा कि अगर आप उसको पैसा नहीं दे सकते हैं पूरा, तो कोई राशन का दुकान खोल कर कूपने दे दीजिए, जिससे उसका व्यवस्था हो जाए। कूपन लेके जाएगा और कहेगा कि भाई हमारा घर घर पे खाने के लिए राशन दे दो, कितना का कपड़ा दे दो। ये मजाक है इस राज्य के अंदर में। आप रसोइयों की स्थिति देखिए। रसोईया जो है दिन भर काम करने के लिए मजबूर है, दिन भर काम कर रही है रसोईया, और उसको पैसा दे रहे हैं 1500 रुपया। अब कोई पूछने वाला नहीं है। आपने श्रम कानून बनाया है, सरकारी श्रम कानून बनाई है ना, इसमें आपने मिनिमम डेली वेजेज आपने तय किया। साल में 2 बार ये लोग उसको रिवाइज करते हैं, एक बार अप्रैल में और एक बार अक्टूबर में। और उसमें इन्होंने बनाया है
अकुशल मजदूर, अर्धकुशल मजदूर, कुशल मजदूर, अति कुशल मजदूर और लिपिकीय और पर्यवेक्षकीय ये कर्मचारियों की श्रेणी उन्होंने बनाई है। अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड और क्लर्कियल और सुपरवाइजरी। और सबके लिए उन्होंने डेली वेजेस तय कर दिया कि इससे कम पैसा आप नहीं दे सकते हैं। आपके यहाँ एक आदमी मजदूर आकर के मजदूरी करे, 2 महीना काम कर ले और आप उसको पैसा नहीं दीजिएगा, वो जाके लेबर कोर्ट में केस कर देगा। और जब केस करेगा तो लेबर कोर्ट कहेगा कि नहीं, इसको कम से कम इतना पैसा मिलना चाहिए और जो डेली वेजेस है उसके हिसाब से जो कम से कम आपको देना पड़ेगा। सरकार का कोर्ट है, सरकार की अदालत है और सरकार का कानून है, तो आम लोगों पर लागू है। और आप दिन भर काम कराइएगा और 1500 रुपया महीना में दीजिएगा। इंसाफ होता नहीं। हाँ, ये दौरे तबाही है, पत्थर की अदालत है और शीशे की गवाही। सदन के अंदर इस बात को पूछना है, हम सदन में पूछेंगे वहां पर कि बिहार के मुखिया बताएं और बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो बताएं और श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारी बताएं कि उनके घर में अगर कोई कुत्ता भी है, उस कुत्ते का पेट भी 1500 रुपया में पलता है क्या? और अगर एक कुत्ते का भी पेट आप 1500 में नहीं पाल सकते तो इंसान का परिवार कैसे पलता होगा, आप हमको बतला दें। तो कौन सी सुशासन की सरकार? एक एक चीज का हिसाब होगा। हमारे गुरुजनों की जो समस्या है, हम गुरुजनों के खोए हुए सम्मान को लौटाना है। आज आपने क्या किया है? हमारे बिहार के अपर मुख्य सचिव पटना में बैठकर और वीडियो से देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और उस वीडियो का वीडियो बनवाते हैं और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, अखबारों में, टीवी पर वायरल कर रहे हैं। आप बताइए कि क्या आप किसी से बात करते हैं, उसको आपको वायरल करने का राइट है कानूनी रूप से? यह निजता का हनन है। आप किसी कार्यालय में निरीक्षण करने के लिए जाते हैं, स्कूलों के अलावा बता दीजिए कि किसी कार्यालय में निरीक्षण होता हो और उसका वीडियो बना करके सार्वजनिक किया जाता हो। दूसरे कार्यालय में आप कोई निरीक्षण नहीं करते हैं, कोई वीडियो नहीं बनाते हैं और सबसे ज्यादा आप जलील शिक्षकों को करना चाहते हैं। याद रखिएगा, जिस देश के अंदर शिक्षकों को जलील करने की नीति होगी उस देश को रसातल में डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। इस बात को मैं ध्यान रखिए। शिक्षकों को आप अपमानित करेंगे, प्रताड़ित करेंगे। और सोचने की बात है, आप वीडियो करिएगा कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसके पहले का तो आपने कुछ देखा नहीं। लीजिए, आप वीडियो कॉल आया, हम शुरू हो गए, क्या हो जाएगा इससे? इससे कुछ होने जाने को है? ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए विभाग के पदाधिकारी लोग ये नेतागिरी कर रहे हैं। विभाग के जो पदाधिकारी हैं ये नेता हो रहे हैं। आप देखें, पिछले इसके पहले जो हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, जब जा रहे थे स्कूलों में तो लोग थाली लेकर आरती उतारते थे और फूल छींटते थे। आज तक किसी अधिकारी का ऐसा स्वागत नहीं होता था। बाहर और फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था तो दिल्ली दरबार के आयोजन में जॉर्ज पंचम आए थे और तो वहां गीत गाया गया था, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जॉर्ज पंचम को भारत का भाग्य विधाता बताया जा रहा था। उसी प्रकार से इन लोगों को ये बिहार का नायक बताया जा रहा था, जिसको इस राज्य का सबसे बड़ा खलनायक घोषित किया जाना चाहिए था, उसको लोग नायक बताने के लिए फूल छींट रहे। तब मैंने प्रतिकार किया। हमारा मानना है कि उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी। पिछले 1.5 साल के अंदर बिहार के अंदर लगभग 200 से ज्यादा शिक्षकों की मौत हुई है। प्रतिदिन शिक्षकों की लाशें गिर रही है, शिक्षकों का खून बह रहा है सड़कों पर और एक भी राजनेता, कोई पदाधिकारी इस पर मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। आप सोचिए कि कोई 24 साल का नौजवान गंगा जी में डूब रहा है, बचाओ बचाओ चिल्लाता है, उसको कोई बचाने वाला नहीं रहता है। आप सोचिए, औरंगाबाद में 2 शिक्षिका ट्रेन की पटरी पर आती है, मानसिक अवस्था कैसी रही होगी। ट्रेन आ गई, पता नहीं चला, 2 शिक्षिकाएं कटकर वहीं पर मर जाती है। आप देखिए, इसी जगह, इसी अहियापुर में भोर में स्कूल पकड़ने के कारण इसी बगल में चाकू से गोद गोद कर शिक्षक की हत्या कर दी जाती है। इन नेताओं को, इन अधिकारियों को इस दर्द की अनुभूति नहीं हो सकती है, क्योंकि इनके बेटे को कभी किसी ने चाकू नहीं मारा है, एक छड़ी तक किसी ने नहीं सताई है। इन्हें नहीं पता है दर्द। जिसका घर उजड़ गया, जिसका सुहाग उजड़ गया, उसे पता है इसका दर्द। और चूंकि हम आपके बीच के हैं, इस दर्द को महसूस करते हैं। जो कभी लाठी नहीं खाया है और लाठी का दर्द नहीं समझ सकता है। जमुई में शिक्षक हमारा कपड़ा उठाकर दिखाता है, हुजूर 70 लाठी मारी गई है।
और वहां पर विभाग के अपर मुख्य सचिव को देखिए, जो खड़ा रहते हैं लेकिन संवेदना का एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता है। क्यों? इसलिए क्योंकि लाठी नहीं खाई है। हम लाठी खाएं इसलिए लाठी का दर्द जानते हैं, तब हम संघर्ष करते हैं कि नहीं। जब कोई व्यक्ति अगर मर जाता है आप जब कोई भी व्यक्ति, तो आप उसके मृत्यु के अनगिनत कारण बताते हैं कि वह बीमारी से मर गया, दुर्घटना से मर गया, अवसाद से मर गया। लेकिन किसी के मृत्यु का वास्तविक कारण न तो बीमारी है न दुर्घटना है। मृत्यु का वास्तविक कारण तो जन्म है। न जन्म होता न मृत्यु होती। और जब जन्म आपका हुआ है तो मृत्यु का कारण तो आपका पहले ले चुका है, तो आपको मर ही जाना। लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो लाइफ स्पैन है उसको स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। सांसों का थम जाना ही मौत नहीं है, स्वाभिमान का मर जाना भी मौत से कम नहीं है। इसलिए मैं दहाड़ता हूं और इसी के लिए मैं लड़ता हूं कि अगर स्वाभिमान बेचकर जिंदा रहना हो तो इस शिक्षक के पेशा से अतिरिक्त भी बहुत सारे कार्य थे, आजीविका के बहुत सारे साधन थे, आदमी उसका सहारा लेकर जीवन जी सकता था। इसलिए हम आपके हैं, आपके बीच के हैं। अधिवक्ताओं की बात है, पत्रकारों की बात है। पत्रकारों पर भी हमला हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। पत्रकारों के चेहरे पर जो छिपा हुआ दर्द है उसे भी कोई समझने वाला नहीं है। जो मीडिया के लोग, जो पत्रकार दूसरे का चेहरा दिन भर टीवी पर चमका रहे हैं, उनका चेहरा उदास है, उस दर्द को कोई महसूस नहीं करता है। मैं उस दर्द को महसूस करता हूं। पत्रकारों के लिए भी मैं लड़ूंगा। संघर्ष में आप जहां खोजिएगा मैं रहूंगा। अभी मुझे शुरू तो होने दीजिए। शपथ ग्रहण सरकार करा के स्टार्ट करने का परमिशन तो दे दे हम। अभी शपथ ग्रहण मेरा नहीं हुआ, इसलिए मैं अभी लेटर पैड भी मेरे पास नहीं है। शपथ ग्रहण हो जाएगा तो देखिए मैं शुरू करता हूं और हर मुद्दे पर बात होगी। हमारे पास इतने फोन आ रहे हैं और इतने लोग आ रहे हैं, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। लोगों की काफी उम्मीदें हैं। समय हमारे पास कम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूं। मैं कोई सरकार नहीं हूं कि मैं आपको कलम से सिग्नेचर करके कोई काम कर दूंगा, लेकिन आपके हक हुकूक की जो लड़ाई होगी उस लड़ाई में आप जहां मुझे खोजेंगे हम वहां पर मजबूती के साथ आपको खड़ा दिखेंगे और ईमानदारी से। इसमें कोई राजनीति नहीं होगी, मैं इसका वचन आपको देता हूं। और प्रेम रंजन भाई से है तो इतना बढ़िया कलाकार लोग हैं। हम लोग संघर्ष क्यों करते हैं? इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी। शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी। भोर की आंख फिर दबाई न हो। भोर की आंख फिर दबाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा। हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा और किसी के लिए चटाई न हो। और किसी के लिए चटाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई। दम न तोड़े कहीं भूख से बचपना। दम न तोड़े कहीं भूख से बचपना। रोटियों के लिए फिर लड़ाई न हो। रोटियों के लिए फिर लड़ाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। न्याय पैसे के बल पे न बिकता रहे। न्याय पैसे के बल पे न बिकता रहे। अर्थियों में दुल्हन की विदाई न हो। अर्थियों में दुल्हन की विदाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। आप लोगों ने अभिनंदन समारोह का आयोजन किया।
संजय भैया ने विशेष रूप से पहल किया और इतने सारे लोग आए, सभी लोगों को मैं कोटि कोटि आभार अभिनंदन, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।